नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन और हिंदी प्रश्न पत्र के बाद आज हम लोग उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया संबंधी नियम का स्वमूल्यांकन करेंगे। आपके सामने प्रश्न पत्र रखा होना चाहिए, हाथ में पेंसिल होना चाहिए और इरेजर होना चाहिए कम ज़्यादा अंक कर सकने के लिए, और लास्ट में उसको फोटो कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होता है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र का मूल्यांकन किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं करेगा, बल्कि मेरा अपना आकलन है किसी भी विभाग का वित्त का एक उच्च कोट का या सीनियर मोस्ट अधिकारी करेगा, क्योंकि उसको ही वित्तीय नियमों की, सरकारी नियमों की पूरी जानकारी है। ठीक है। और ऐसे लोग टू द पॉइंट अपनी नोटशीट में टू द पॉइंट नियमों का हवाला देते हैं। तो कॉपी चेक करते समय टू द पॉइंट नियम का ही ध्यान में रखेगा। वो अलग बात है कि भाषा अलग हो सकती है, आप अपनी भाषा में लिखिए, क्योंकि किताबी भाषा कोई नहीं लिखता है। अपनी भाषा में लिखिए, लेकिन नियम पता होना चाहिए, और नियमों में अपने तरफ से एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कसीदे करने की ज़रूरत नहीं, उसको अलंकृत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो जैसा जो नियम है वैसा उसको लिख देना चाहिए। संक्षेप में लिखिए, लेकिन सही लिखिए। नहीं आता है छोड़ दीजिए वित्तीय नियम में। तो आपका पहला क्वेश्चन जो था वो था अर्जित अवकाश क्या है। अर्जित अवकाश लेखा तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा को उल्लेख कीजिए। जिस अभ्यर्थी ने इस प्रश्न को चूज किया है लिखने के लिए, वो समझ ले कि 3 भागों में ये प्रश्न बांटा गया है। 20 अंक 3 भागों में बटेंगे। अर्जित अवकाश क्या है, डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी है 2 to 4 में, तो आपको इसीलिए एग्जामिनर ने आपसे परिभाषा नहीं पूछी है। उसने अर्जित अवकाश क्या है तो आपको बताना चाहिए कि अर्जित अवकाश सेवा करने के पश्चात ही देय होता है। ठीक है। और 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक सेवा करने पर जो पहली छमाही होती है उसमें 16 दिन और अगली छमाही में 15 दिन देय होता है। ठीक है। ये सेवा करने के पश्चात ही उसको अर्जित किया जाता है, इसलिए इसको अर्जित अवकाश कहते हैं। ठीक है। तो आप इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। आप बताएंगे कि अर्जित अवकाश का उल्लेख, मूल नियम, आपको अच्छा एलिब्रेट करना है। उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 224 के मूल नियम 81 खा 1 में एवं सहायक नियम 157 का 1 में इसका उल्लेख किया गया। जैसे आप ये लाइन लिखेंगे, एग्जामिनर पर एक बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ जाएगा। वो आपको इस विषय पर तुरंत, इसको मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है अर्जित अवकाश क्या है, और 5 नंबर का क्वेश्चन है अर्जित अवकाश लेखा तैयार करने की प्रक्रिया। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकतम सीमा का उल्लेख। या तीनों को हम अगर 7-7 नंबर मिला लें, अगर आपने तीनों का उल्लेख अच्छे से कर दिया है, लेखा कैसे तैयार करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि पहले छमाही में 16 दिन, दूसरे छमाही में 15 दिन दिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन करते हैं। जिस और किसी भी दशा में 300 दिन से अधिक का अर्जित अवकाश लेखे में संकलित नहीं किया जाएगा। आप यह लिखेंगे। और 1 माह का अर्जित अवकाश समानता 2.5 दिनों तक पूरे माह की ड्यूटी करने पर ही अर्जित अवकाश देय होगा। अगर किसी माह में पूरी नौकरी, मान लीजिए कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में 16 जनवरी को आया, तो उसको 31 जनवरी तक का कोई भी अवकाश दे नहीं होगा। अवकाश पूरे माह पर दे होता है। इस प्रकार से आप कहानी लिख सकते हैं, और ये कहानी किताबी है, किताब में लिखा हुआ है, आपकी अपनी भाषा है। ठीक है। 300 दिन का आप ये भी कह सकते हैं कि 300 दिन का जब अर्जित अवकाश ही सेवानिवृत्ति के समय उसका 300 दिन तक अर्जित अवकाश जो सेवानिवृत्ति नकदीकरण के रूप में देय होता है। एक प्रश्न आया भी है अवकाश नकदीकरण। तो आप इसकी प्रक्रिया बना सकते हैं, आप एक चार्ट बना के दिखा सकते हैं। ठीक है। 1 जनवरी 23 को इतना, फिर 1 जुलाई 23 को 15 दिन, फिर आपका साल के अंत में 31 दिन, फिर 1 जुलाई को इतना, 1 जनवरी को फिर 16 दिन, फिर 15 दिन, फिर इतने दिखाइए कि 10 दिन की छुट्टी में। आप चाहें तो, उसने कहा नहीं है, आप नहीं दिखाते कोई बात नहीं। अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा आपको पता ही है। अधिकतम सीमा भारत में रहने पर और भारत से बाहर जाने पर
अच्छी तरह बता रखा है 120 दिन 180 दिन अगर आपने डिस्क्राइब कर दिया है, दोनों जगह पर रहेगा तो कम से कम इतने दिन भारत में रहना चाहिए, इतने दिन विदेश में रहना चाहिए। आपने अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है तो आप अपने 20 में 17 नंबर जोड़ लीजिए। अगर आपने मूल्य में 81 51 का उल्लेख कर दिया है, आपने बता दिया है कि 1 जनवरी को कितना मिलता है, 1 जुलाई को कितने दिन मिलते हैं अर्जित अवकाश, पूरे माह का अर्जित अवकाश दिया होता है। बीच में अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी ज्वाइन करता है, सेवा में आता है तो उस माह का नहीं दिया जाएगा। अधिकतम 300 दिन दिए होते हैं। देश के अंदर रहने पर 120 दिन, देश के बाहर जाने पर 180 दिन। ठीक है, अगर देश के अंदर देश के बाहर दोनों जगह पर रहता है तो कितना कितना कैसे कैसे होगा, इसका आप विस्तार से, जिस प्रकार से मैंने 4 से 5 वीडियो में अवकाश के बारे में बताया था, अगर आपने उसको सीरियल से अवकाश को आपने पढ़ रखा है, अर्जित अवकाश को इसी प्रकार से पढ़ा है, तो आप लिख लीजिए 17 नंबर, 16 से 17 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, बशर्ते आपने उसमें कहानी ना सुनाने लगे हो, गलत ना लिखा हो, जो मेरे नोट्स हैं नोट्स को ही लिखा हो, तो आप 16-17 नंबर। अगर आपका इसमें पैरा भूल गए हैं, फाइनेंशियल हैंडबुक भूल गए हैं, सहायक नियम भूल गए हैं, तो आप, और लेकिन आपने जो मैं बात बोल रहा हूँ सब लिखा है, तो आप इसमें 13 नंबर जोड़ लीजिए, 12 से 13 नंबर जोड़ लीजिए। ठीक है, और जिन्होंने इस प्रश्न को नहीं टेकन किया है तो कोई बात ही नहीं। ठीक, अब अगला था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है धारणा अधिकार, मूल नियम 9-13 में इसका उल्लेख है। अगर किसी व्यक्ति ने धारणा अधिकार का उल्लेख किया है कि अगर कोई कर्मचारी अपने किसी स्थायी पद पर जो उसका अधिकार रहता है, उसके पद पर उसके हक रहता है, जब तक कि उसका लियन, उसका धारणाधिकार समाप्त ना हो जाए, और धारणाधिकार निम्न दशाओं में समाप्त होता है। अगर आपने इन सब का उल्लेख करके लिख दिया है, ठीक है, जो जैसे मैंने बताया है लियन के बारे में, तो आप ये 5-5 नंबर के हैं, आप लिखिए इसमें 4 नंबर। अगर आपने मूल नियम का उल्लेख कर दिया है, मूल नियम 14, मूल नियम 9-13 जहाँ डिफिनीशन दी गई है, अगर आपने मूल नियम 9 भी लिख दिया है, क्योंकि सब परिभाषाएं मूल नियम 9 में है, ठीक है, तो आप इसमें लिखिए 5 में 4। अगर आपने मूल नियम उल्लेख नहीं किया है तो आप लिखिए 5 में 3। ठीक है, यही केवल लिख दिया है कि फाइनेंशियल हैंडबुक 2-4 में इसका डिफाइन किया गया है, तो आप 3 लिख लीजिए। आकस्मिक अवकाश के बारे में आप सब जानते हैं, अधिकतम कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश दे होता है। और अगर आपने सब चीज़ें लिख दिया है, और ये आपने ये लिख दिया है कि ये FHB का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल हैंडबुक 2-4 का पार्ट नहीं है, इसको मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर MGO में इसका उल्लेख किया गया है। आपने मेरे अगर लिखाए गए प्रस्तर का उल्लेख कर दिया है आकस्मिक अवकाश में, तो आप लिखिए 5 में 5। और आपने प्रस्तर का उल्लेख नहीं किया है MGO का, और यह हवाला नहीं दिया है कि MGO में नहीं है, MGO में इसका उल्लेख है। ये आपने नहीं लिखा है कि फाइनेंशियल हैंडबुक में इसका उल्लेख नहीं है, और ये आपने नहीं लिखा है कि कर्मचारी इसको शासकीय सेवा में माना जाता है और किसी भी समय आकस्मिक अवकाश को रद्द किया जाता है, और आकस्मिक अवकाश किसी भी अवकाश नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आपने इतनी बात लिख रखी है और MGO को उल्लेख कर दिया है, तो आप लिखिए 5 के 5। और आपने केवल आकस्मिक अवकाश सामान्य रूप से पढ़ा है, और आपने लिख दिया कि कर्मचारी को अगर अचानक कहीं जाना होता है तो वो आकस्मिक अवकाश लेता है। 14 आकस्मिक अवकाश दे होते हैं, स्टेशन से बाहर जाने पर उसे अवकाश के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपने ऐसे कुछ कहानी सुनाई है तो 3 लिख लीजिए। ठीक है, प्रतिपूर्ति भत्ता, कर्मचारी के व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए जो भत्ते दिए जाते हैं उसे प्रतिपूर्ति भत्ता कहता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लिखवा रखा, पढ़ा रखा है। इसके अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, इसके अंतर्गत यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति भत्ता, इसके अंतर्गत वाहन यात्रा प्रतिपूर्ति भत्ता, ये सारे दे होते हैं। ठीक है, ये हमारे मूल नियम 9 और सब सेक्शन 5 में इसका परिभाषित किया गया है। मूल नियम 9 में सारी परिभाषाएं हैं। अब आता है निजी कार का अवकाश, बहुत अच्छी तरह आपने लिखा होगा, ये हमारे अवकाशों का तीसरा भाग आता है। ठीक है, 81 खातरी मैंने आपको रटाया था, 81 खावन अर्जित अवकाश, 81 खाटू चिकित्सा पर अवकाश, 81 खातरी निजी कार पर अवकाश। बस आपको सीरियल याद रहा होगा, आपने लिख दिया होगा। 157 का वन
अर्जित अवकाश 51 का 2 चिकित्सा पर अवकाश 51 का 3 निजी कार्य पर अवकाश। हमने कहा ये 3 अवकाश सीरियल से। उसके बाद 85 याद रखो, 86 याद रखो, 101 याद रखो, फिर आप याद रखते रहो। 3 महत्वपूर्ण अवकाश जो है मूल नियम के, इनको याद रखना। मुझे पूरी तरह विश्वास है इसको आपने अच्छे से लिखा होगा। अगर आपने जैसा मैंने बताया था अवकाश के बारे में, बार बार बोल रहा था, अवकाश का एक क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का आएगा, अब आप देख लीजिए कम से कम इस बार 30 नंबर का आ गया। आकस्मिक अवकाश और निजी कार्य पर अवकाश, अर्जित अवकाश, इनको मिला दीजिए तो 30 नंबर हो गए। ठीक है, तो आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया होगा। इसमें आप 5 में से आपने अगर मूल नियम का उल्लेख कर दिया है तो 5 में आप 4 साढ़े 4 नंबर नोट कर लीजिए जो चीजें मैं बता रहा हूं, और नहीं आप मूल नियम या लिख पाए तो 3 नंबर लिखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन होता है कार्यभार ग्रहण काल परिभाषित कीजिए। किसी कार्मिक को कितना कार्यभार ग्रहण काल अनुमान किया जा सकता है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, मेरे एक वीडियो में ही ये समाहित है। अगर आपने मेरे वीडियो को एक बार सुन लिया होगा तो आपको पता हो गया होगा कार्यभार ग्रहण काल। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति ट्रांसफर होता है, जब भी कोई व्यक्ति लंबी छुट्टी के बाद वापस आता है, तो जब वो अपने सेवा में ज्वाइन करता है तो उसको कार्यभार ग्रहण काल कहते हैं। कार्यभार ग्रहण काल के लिए कि आपको 6 दिन तैयारी करने के लिए और बाकी के दिन यात्रा के लिए होते हैं। सामान्यतः 1 दिन यात्रा के लिए 7 दिन का सामान्य दशा में कार्यभार ग्रहण काल दिया जाता है। अधिकतम 30 दिन का दिया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त किसी अन्य दशा होने पर, बीमारी के होने पर, दंगा फसाद होने पर, कर्फ्यू लग जाने पर, कोई आपदा आ जाने पर अगर 30 दिन से अधिक का कार्यभार ग्रहण काल का प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो शासन अनुमति देती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी गणना भी बता दिया मैंने। 6 दिन तैयारी के लिए, बाकी के दिन यात्रा के लिए, समान दशाओं में 7 दिन, और यात्राओं में आपको अगर याद हो तो 500 किलोमीटर पर 1 दिन, 500 किलोमीटर से आगे पर 2 दिन। उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक 1 या 2 दिन से अधिक की यात्रा ही नहीं हो सकती है, इतनी दूर ही नहीं है। ठीक है, आप 7 दिन का उल्लेख करके छुट्टी कर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिल तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मैंने बहुत अच्छी तरह बता रखा है स्थानांतरण भत्ता कब दे होता है, लोकल यात्रा पर स्थानांतरण पर कैसे दे होगा, बाहर जाने पर कैसे दे होगा, क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, और क्या कहते हैं कि क्या क्या चीज़ दी जाएगी। कंपोजिट ग्रांट के बारे में बताया था, स्थानीय यात्रा के बारे में बताया था, आपका इंसिडेंटल केस में बताया था दिया जाएगा, और साथ ही साथ माल की ढुलाई का व्यय भी दिया जाएगा। आपको जब इतनी चीज़ें याद होंगी तो संलग्नक आपने लिख दिए होंगे। संलग्न में क्या लिखा जाएगा, माल ढुलाई का प्रमाण पत्र। आप पता है जब लेना है माल ढुलाई तो हमको देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, रेलवे के द्वारा प्रमाणित। ठीक है, प्रमाण पत्र चाहिए। वेतन आपका सही है कि नहीं सही है, कंपोजिट ग्रांट तो एलपीसी की कॉपी, चूंकि एलपीसी से पता चलेगा कि आपका वेतन का 40% सही है कि नहीं सही है। ठीक है, और यात्रा की दूरियां, ठीक है, और ट्रांसफर आपका अगर स्थानांतरण के आधार पर आपका हुआ है तो स्थानांतरण के जो आपका स्थानांतरण का जो आदेश पत्र है वो रिलीविंग का आदेश पत्र, चूंकि आपको बता रखा है रिलीव होने के 1 साल के अंतर्गत आपने यात्रा पूरी कर लिया हो तो रिलीविंग का आदेश होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संलग्नक होने चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो चीज़ें आप अपने स्थानांतरण बिल में लिख रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, तो उसका साक्ष्य लगाना पड़ेगा। टिकट, यात्रा में आने जाने का आप अगर ट्रांसफर होके जा रहे हैं तो उसका टिकट लगाइए कि आप बस से गए कि ट्रेन से गए, किससे गए, तो ये संलग्नक है। ठीक है, आपने अगर इन सब चीज़ों का उल्लेख किया है तो आप इसमें से नंबर लिख लीजिए 15। तैयार करने की प्रक्रिया और संलग्नक, ये दोनों 10-10 नंबर क्वेश्चन है, आपको 7.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए संलग्नक में से एक भी संलग्नक भूल गए हैं तो आप अंक लिख लीजिए 10, आपको 10 से ऊपर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है और हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, और मेरा बहुत विस्तार से वीडियो है, फिर से एक बार सुनिएगा। तो जितनी चीज़ें बताई हैं वो सब चीज़ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, आप लोगों में से 90% एनपीएस के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। एनपीएस के बारे में आप पूरी कहानी लिख सकते हैं, जितना कागज मिला होगा सब भर दिया होगा एनपीएस से आपने। असाधारण पेंशन,
एक डिफिनीशन है, जब कोई कर्मचारी अपने पद के जोखिम के कारण मारा जाता है या चोट के कारण मर जाता है तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन दी जाती है, और ये उन्हीं दर पर दी जाती है जो पारिवारिक पेंशन के आपके लिबरलाइज पेंशन लिबरलाइज रूल्स और पेंशन बेनिफिट रूल्स 1961 में दिया गया। बात खत्म हो गई। ठीक है, आपको ज़्यादा कहानी नहीं सुनानी है, आपको अपने आप 3.5-4 नंबर मिल जाएगा। ठीक। उपादान गृहस्थी, गृहस्थी के बारे में बहुत बहुत बताया जा चुका है। गृहस्थी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रिटायरमेंट गृहस्थी, दूसरी होती है आपकी मृत्यु गृहस्थी। दोनों को आप डिफाइन करिए, दोनों के आप फार्मूले लिख दीजिए, आपको पता ही पता होगा। ये एक प्रकार के सरकार के द्वारा दिया गया अच्छे कार्यों का परिणाम होता है, पारितोष होता है, इसीलिए उसको उपादान कहते हैं। सरकार ये कर्मचारी का बाध्य, ये कर्मचारी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये सरकार की इच्छा पर देता बनती है कि उसको गृहस्थी दी जाए न दी जाए। यदि किसी प्रकार का कोई उस पर लोन होता है, ऋण होता है या वसूली होती है तो गृहस्थी उसकी रोक ली जाती है, गृहस्थी से वसूली की जाती है। ठीक है, बात खत्म हो गई आपका। तो आप लिख दीजिए, ये CSR में इसका उल्लेख है, सिविल सर्विस रेगुलेशन में। ठीक, ये पेंशन संबंधी या सेवा निवृत्ति संबंधी एक उपादान के रूप में है, का एक लाभ के रूप में। अगर आपने इतना लिख दिया है तो आप 5 में से 4.5 नंबर नोट कर लीजिए। अवकाश नकदीकरण, ये सेवानिवृत्ति देयकों में से है। अर्जित अवकाश जो भी व्यक्ति इस वर्ष के अंत तक सेवानिवृत्ति के समय तक अर्जित करता है उसका अवकाश नकदीकरण होता है। फार्मूला ये है, टोटल एनरोलमेंट, अंतिम पल्लतियाँ गुणे अर्जित अवकाश अधिकतम 300, ठीक है ना, बटे 12। ठीक, आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार का बटे 1200। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कैलकुलेशन जो आपको मैंने बताया था अर्जित अवकाश नकदीकरण का, उसको उल्लेख कर दीजिए। आपने अगर परिभाषा पूरी लिख दी, आपने अगर उसका फार्मूला सही लिख दिया है जो मैंने बताया था, आप उसमें 5 के 5 नंबर पूरे लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपने फार्मूला नहीं लिखा है, केवल 300 दिन पर जो दिया जाता है लाभ और ये फलाना ठिकाना लिखाए हो तो 2-2.5 नंबर जोड़ लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है टिप्पणी में सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन ACP के बारे में मैंने वेतन निर्धारण के पहले वीडियो में बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में 10, 16, 26% की ACP दी है। 1/12/8 से पहले समयमान वेतनमान देता है, 1/12/6 से 1/12/16 के 1/12/8 के बाद ACP के देता निर्धारण कर ली गई है। ये इसलिए दिया जाता है कि कार्मिक का अगर उसके एक सुनिश्चित पदोन्नति नहीं होती है तो सरकार ने उसके प्रोन्नयन की सुनिश्चित समय सीमा निर्धारित कर दिया है। प्रथम पदोन्नति न प्राप्त होने पर 10 साल में पहली पदोन्नति, द्वितीय पदोन्नति न प्राप्त होने पर सेकंड प्रमोशन के बराबर अगला ग्रेड पे जो है वो 16 साल पर, और थर्ड पदोन्नति 16-26 साल में प्राप्त न होने पर अपनी सीधी भर्ती पद से अगला जो ग्रेड पे है वो ACP में देय होगा। ठीक है, 1/12/2008 का उल्लेख कर दीजिए। ठीक है, ACP के शासनादेश का उल्लेख किया था मैंने 5 नवंबर 2014। अच्छा होगा कि आप उसका उल्लेख कर देंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाएंगे। तो आप अगर ये ACP के बारे में आप इतना लिख आए हैं, 10, 16, 26 का उल्लेख कराए हैं, तो आप 2-2.5 नंबर नोट कर लीजिए, और जितनी बात मैंने कहा है वो सब लिख कर आए हैं और बढ़ा कर लिख के आए हैं तो आप उसमें 4 नंबर जोड़ लीजिए। ठीक है, पूर्व संप्रेक्षण का आपने लिख दिया है कि मूल नियम 74A1 में है, फाइनेंशियल हैंडबुक मूल नियम नहीं, फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 के 74A1 में है, और पूर्ण संप्रेक्षण के बारे में आपने विस्तार से लिख दिया है, क्योंकि बहुत अच्छा मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है। तो आपको ये टिप्पणी है, केवल 50 शब्दों में टिप्पणी लिखने को कहा जाता है। आप 50 शब्दों से ज़्यादा लिख दिए हो, अच्छे से लिख दिए हो, और बता दिए पूर्व संप्रेक्षा में यात्रा भत्ता का पूर्व संप्रेक्षा होता है, आपका वेतन का पूर्व संप्रेक्षण होता है, ऋण का पूर्व संप्रेक्षण होता है, ग्रांट का पूर्व संप्रेक्षण होता है। अगर आपने इन सब चीज़ों को लिख दिया है तो आप 4 नंबर जोड़ लीजिए। कैश बुक DDO के पोर्टल से मैंने बताया है कि कैश बुक कार्यालय में रखी जाती है, महालेखाकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखी जाती है। जो भी धनराशि आती है उसको हम बाएं पक्ष में रखते हैं, और जो हम उसको वितरित करता है आहरण वितरणकारी उसको दाएं पक्ष में रखते हैं। हर माह उसका सत्यापन होता है, DDO के ही उससे आपने उठा लिया होगा, कुछ भी लिख दिया होगा तो 2.5-3 नंबर मिल जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। टिप्पणी लेखन, टिप्पणी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, टिप्पणी लेखन के बारे में बता ही चुका हूँ मैं कि उच्च अधिकारियों के लिए प्रस्तुत एक प्रस्ताव होता है जिसमें उच्च अधिकारियों को निर्णय के लिए सुझाव दिए जाते हैं, वस्तुस्थिति बताई जाती है, समस्या बताया जाता है। अगर कोई कार्यालय में पत्र आया है वो अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है और उच्च अधिकारियों से निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
इसमें आलेख बहुत संक्षिप्त होता है, बहुत स्पष्ट होता है और औचित्यपूर्ण होता है जो प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है। और नोटशीट कार्यालय का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। जितनी अच्छी नोटशीट प्रस्तुत की जाएगी नीचे के कर्मचारी अधिकारी द्वारा, उतना अच्छा सरकार के लिए जो कार्यालय है वो निर्णय लेता है। ठीक है। दाहिनी तरफ सारे प्रस्ताव होंगे, आलेख होंगे, संबंधित शासनादेश होंगे और बाईं तरफ उनसे संबंधित सारांश नोटशीट पर और प्रस्ताव कार्यालय का जो पटल सहायक है, जो कार्यालय का अनुभाग अधिकारी है, वो उच्च अधिकारियों के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो आपने नोटशीट के बारे में अगर आपने इनमें से कुछ भी लिख दिया होगा तो 2.5 से 3 नंबर लिख लीजिए। अगर आपने ऐसा ही लिख दिया जैसे मैं बोल रहा हूं तो 4 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व किया पेपर तो। अगला है छठा क्वेश्चन, पदोन्नति की दिशा में किसी कार्मिक द्वारा निम्न पद पर आगामी वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण के विकल्प दिए जाने पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को उल्लेख कीजिए। मैंने देखिए बहुत अच्छे से एक आपको एग्जाम्पल देकर मैंने क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा था यदि व्यक्ति पदोन्नति की डेट से अपना वेतन निर्धारण कराता है तो कैसे वेतन निर्धारण कराएगा, और मैंने कहा था यदि वो अपने नियमित वेतन वृद्धि की डेट से कराता है तो कैसे कराएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था। इसमें कहता है नियमित वेतन वृद्धि की डेट से, तो आगामी वेतन वृद्धि ही नियमित वेतन वृद्धि है, तो वो नियमित वेतन वृद्धि की डेट को एक इंक्रीमेंट, नियमित वार्षिक इंक्रीमेंट लेगा पुराने वेतनमान में, पुराने पे मैट्रिक्स लेवल के अगला स्तर, और एक 22B1 के आधार पर पदोन्नत का लेगा उसी पुराने पद के पे मैट्रिक्स लेवल का उसका अगला, यानी कि 2 इंक्रीमेंट पुराने पद जिस पद में पहले था पदोन्नत से पहले उस पर 2 इंक्रीमेंट लेगा, और 2 इंक्रीमेंट लेने के बाद नए पद के पे मैट्रिक्स लेवल में उसके समकक्ष अगर स्तर है तो वहां पर जाकर अपना वेतन निर्धारण कराएगा। अगर समकक्ष स्तर नहीं है तो जो अगला स्तर होगा उस पर अपना वेतन निर्धारण कराएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है। जिम पोर्टल क्या है? जिम पोर्टल सरकार की एक क्रय प्रक्रिया का, ऑनलाइन प्रक्रिया का भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है पोर्टल है। इसका फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस है। ठीक है, सरकार अब 2014 के बाद समस्त क्रय ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा करता है। ठीक है। और अब क्वेश्चन अगला है, मौद्रिक सीमा के आधार पर जिम पोर्टल विभिन्न क्रय प्रक्रिया है। तो आपको मैंने साफ साफ लिखवाया था कि लेटेस्ट शासनादेश हुआ है 50,000 तक जिम के किसी भी परचेजर से, सेलर से आप परचेज कर सकते हो, किसी भी सेलर से, बशर्ते वो आपके सामान की क्वालिटी उसको सही रखता हो, उसका स्पेसिफिकेशन सही हो, आप उससे संतुष्ट हो। और 50,000 से 10 लाख तक मैंने बताया था कि 3 ऐसी कंपनियां हो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाती हो, उनमें से आप तुलनात्मक करके जिसका कम रेट है आप सामान खरीद सकते हो, मैंने ये बताया था। और 10 लाख से ऊपर मैंने था कोई परचेज करने जाएगा तो जिम के माध्यम से ई बिड करेगा, ऑनलाइन बिड करेगा, ऑनलाइन टेंडर करेगा, और उस पर रिवर्स ऑक्शन RA का व्यवस्था होगी, मैंने सब बताया था। उसके बाद अन्य चीजें भी आपने अगर मेरा जिम के बारे में पढ़ा है तो अन्य चीजें आप जोड़ सकते हैं, आंसर को लंबा कर सकते हैं क्योंकि 10 नंबर का है। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज अगर आपने लिख दिया है तो 10 में 8 नंबर लिख लीजिए। अगर आपने इतना लिख दिया है, तीनों प्रक्रिया में तरीकों में 3 तरीके लिख दिए हैं। 50,000 तक जिम में जाकर किसी से भी क्रय कर लीजिए, 50,000 से 10 लाख तक आप 3 OEM से आप परचेज करेंगे, और 10 लाख से ऊपर ई बिड करेंगे, ऑनलाइन बिड करेंगे, RA ऑक्शन करेंगे। और फिर उसके बाद जो मैं RFP में बातें लिखी थी, एक RFP में, एक टेंडर में क्या क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए उसका आप ब्यौरा दे दीजिए कि एक अच्छे टेंडर में इन निम्नलिखित को शामिल करते हुए ई टेंडर करना चाहिए। अगर आपने ये लिख रखा है तो 10 में 8 नंबर, 7.5 नंबर लिख लीजिए, अन्यथा आप 4 नंबर लिखिए अगर आपने तीनों प्रक्रियाएं नहीं बताई है। ठीक है, क्रय प्रक्रिया को नहीं बताया है, जिम की विभिन्न क्रय प्रक्रियाओं को। तो जिम की 3 विभिन्न क्रय प्रक्रियाएं हैं। अगर आपने क्रय प्रक्रिया में RFP वगैरह सब कहानी लिखी है जैसे लिखाया था मैंने, तो आप 4 नंबर लिख लीजिएगा। लेकिन आपने 3 प्रक्रियाएं लिख दिया है, 50,000 तक, 50,000 से 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर, तो आप 8 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, भवन निर्माण अग्रिम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पूरी कहानी लिखी थी, इसमें आपने लिख दिया भवन निर्माण अग्रिम किसको दिया जाएगा, भवन निर्माण अग्रिम में कितने समय बाद दिया जाएगा सरकारी सेवा में, इसकी कितनी किस्त बन सकती है, ब्याज किस आधार पर लगाया जाता है, भार मुक्त कैसे किया जाता है, भवन निर्माण अग्रिम देते समय कौन कौन से हमको कागज चाहिए, पत्र चाहिए होता है, किसके द्वारा इसको भार मोचक किया जाएगा, भार मुक्त किया जाएगा। अगर आपने सब कहानी लिख रखा है तो AG की क्या भूमिका होती है, अगर आपने सब लिख दिया है तो आपको 10 में से 7 नंबर लिखिए।
अगर आपने फाइनेंशियल बुक वॉल्यूम 5 का पार्ट 1 का पैरा 2 to 4 का उल्लेख नहीं किया है, और ये भी नहीं बता पाए हैं कि किस वित्तीय पुस्तिका में इसका उल्लेख है, या भी नहीं बता पाए हैं अधिकतम कितनी किस्तें होनी चाहिए, या भी नहीं बता पाए हैं कि अधिकतम 7.5 लाख से ऊपर का ऋण नहीं मिलेगा। आपने अगर ये भी नहीं बता पाए हैं कि ब्याज में 2.5% की छूट मिलेगी, या भी नहीं बता पाए हैं कि इसको रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपका रजिस्ट्री आपकी रखी जाएगी गिरवी, या भी नहीं बता पाए हैं कि जब किस्तें और ब्याज पूरा कर लिया जाएगा तो महालेखाकार के द्वारा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा कि इनका ब्याज जमा हो चुका है, तत्पश्चात भार मुक्त किया जाएगा। अगर ये सब चीज़ें आपने लिख दिया है तो आप 10 में 8 मान लीजिए, 7 मान लीजिए। अगर इनमें से कुछ चीज़ें छूट गई हैं लेकिन आधी चीज़ें लिखी हैं तो 5 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको अपने आंसर के द्वारा, एक आदर्श आंसर के द्वारा आपको मूल्यांकन करने का अवसर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ताकि ढूंढना ना पड़े आंसर। ठीक, अगला प्रश्न पत्र है, विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रवक्ताओं को वरिष्ठता के लेकर कुल सचिव की ओर से बीसी को अर्थशास्त्री पद। इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जिस अभ्यर्थी ने मेरे इस पत्र को डिटो का डिटो उतार दिया होगा, अर्थशास्त्री पत्र में ऊपर लिख दिया होगा आपको कार्यालय का नाम रजिस्ट्रार का, और नीचे सेवा में उपकुलपति XYZ कोई विश्वविद्यालय डैश डैश विश्वविद्यालय कर कर भवनिष्ठ वगैरह उल्लेख करते हुए, मार्जिन में आंसर बनाते हुए, 1 2 3 पॉइंट बनाते हुए इसका उत्तर लिख दिया होगा। नीचे सादर शब्द का उल्लेख करा होगा, नीचे सादर लिखा होगा, ऊपर महोदय या प्री श्री लिखा होगा या महोदय श्री लिखा होगा। अगर इस प्रकार से उल्लेख किया होगा, बाएं साइड अपने पद अपना नाम लिखा होगा, नीचे कुल सचिव लिखा होगा, दाहिने साइड कार्यालय का नाम लिखा होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, और अर्थशास्त्री पत्रांक दिनांक इसका उल्लेख करके सेम वही फॉर्मेट में आपने बना दिया होगा, तो आप लिखिए 20 में 14 नंबर, और चूक हो गई तो कर लीजिए 20 में 8 नंबर। ठीक है, किसी चीज़ में चूक हो गई होगी तो 8 नंबर लिखिए, अगर उसी फॉर्मेट में किया है तो 20 में आप 14 नंबर लिखिए। इस प्रकार से मैंने आपका कर दिया है पूरा तीनों पेपर का स्वमूल्यांकन। लेकिन हर अभ्यर्थी, मेरे जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, सभी अपना स्वमूल्यांकन मुझे कैटेगरी अंक, संभावित अंक लिख कर जरूर दें, ताकि मैं आपको साक्षात्कार के लिए तैयारी करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।